नमस्कार। नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे आम से दिखने वाले सवालों पर बात करेंगे जिनके जवाब असल में काफी दिलचस्प हैं और ये सारी जानकारी हमें मिले कुछ स्रोतों से है। हाँ बिल्कुल। जैसे कि चलते वक्त हमारे हाथ क्यों हिलते हैं, ये सोचा है कभी? हाँ, ये सवाल आता है दिमाग में। या फिर ये कि पेट की चर्बी कम करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? और पंखे, क्या पंखे सच में हवा ठंडी करते हैं? ये रोजमर्रा की चीजें हैं, पर इनके पीछे का विज्ञान, मतलब जो इन स्रोतों में बताया गया है, वो समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और कोशिश रहेगी कि इसे आसान तरीके से बातचीत के अंदाज में समझे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, चलते समय हमारे हाथ क्यों हिलते हैं? मतलब ऐसे झूलते क्यों हैं? पहली नजर में तो लगता है कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, लगता तो है, पर ये जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से देखें तो ये संतुलन के लिए, स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा? संतुलन के लिए। हाँ, जब हम चलते हैं तो हमारे पैर आगे पीछे होते हैं। हाथ हिलाना असल में पैरों की उस मूवमेंट को बैलेंस करता है। इससे बॉडी पर जो घूमने वाले, मतलब रोटेशनल फोर्सेस लगते हैं, वो कम हो जाते हैं और चलना ज्यादा स्मूथ, ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। अरे वाह, मतलब ये कोई बेकार की हरकत नहीं है। और दिलचस्प बात ये भी है, इन दस्तावेजों में लिखा है कि हाथों को नेचुरली हिलाने में असल में कम एनर्जी लगती है। सही कहा। बजाय इसके कि हम उन्हें जानबूझकर रोक कर रखें। बिल्कुल, उन्हें स्थिर रखने में ज्यादा मेहनत लगेगी। तो ये एक तरह से अपने आप होने वाला प्रोसेस है। हमारा नर्वस सिस्टम और बॉडी की अपनी रिदम इसे कंट्रोल करती है। मतलब एक ऑटोमेटिक सिस्टम जैसा। हाँ, कह सकते हैं, चलने का ऑटो पायलट। अच्छा, अब आते अगले सवाल पर, जो यकीनन बहुत लोगों को परेशान करता है। पेट की चर्बी, ये कम करना इतना मुश्किल क्यों होता है? हाँ, ये तो बहुत आम प्रॉब्लम है और स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि शरीर नेचुरली पेट के आसपास फैट जमा करता है। क्यों? मतलब कोई खास वजह? हाँ, ऊर्जा स्टोर करने के लिए और जो अंदर के अंग है उनकी सुरक्षा के लिए। ये बॉडी का एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। और फिर एक और फैक्टर है तनाव। तनाव, उसका क्या कनेक्शन? जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन ये शरीर को सिग्नल देता है कि फैट जमा करो, और खास तौर पर पेट वाले एरिया में। ओह, तो स्ट्रेस सीधा सीधा पेट की चर्बी से जुड़ा है। हाँ। और आपने शायद किसी खास तरह की चर्बी का भी जिक्र किया था पहले। हाँ, कोर्टिसोल का रोल है इसमें। और पेट की चर्बी भी अलग अलग तरह की होती है। एक होती है विसरल फैट, जो अंदरूनी अंगों के आसपास जमा होती है। हाँ, सुना है इसके बारे में। वो वाली चर्बी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से ज्यादा जिद्दी होती है, मतलब उसे बर्न करना, उसे तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। समझ गया। और जाहिर है, जैसा कि जानकारी कहती है, खराब डाइट, एक्सरसाइज की कमी, नींद पूरी ना होना, ये सब चीजें भी तो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती हैं। बिल्कुल, ये सब मिलकर मुश्किल को और बढ़ा देते हैं। और हाँ, जेनेटिक्स, उसे कैसे भूल सकते हैं? मतलब हमारी बॉडी की बनावट भी तो तय करती है कि फैट पहले कहाँ से कम होगा। एग्जैक्टली। कई लोगों में पेट की चर्बी सबसे आखिर में जाती है। ये कई फैक्टर्स का मिला जुला असर है। चलिए अब एक और रोज के अनुभव पर आते हैं। पंखे। गर्मी में पंखे चलते हैं और हमें ठंडा महसूस होता है, पर ये होता कैसे है? क्या पंखा सच में हवा ठंडी कर देता है? ये एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी है। जो स्रोत हमने देखे वो साफ बताते हैं कि पंखा कमरे का टेम्परेचर कम नहीं करता, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो ठंडक का एहसास क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि पंखा हवा को घुमाता है, एयर सर्कुलेट करता है। जब ये चलती हुई हवा हमारी स्किन से टकराती है तो हमारे शरीर पर जो पसीना होता है, हाँ, वो तेजी से इवेपोरेट होता है, मतलब भाप बनता है। और इसी इवेपोरेशन, इसी वाष्पीकरण की प्रक्रिया से हमें कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। अच्छा, तो ये वो वाला फंडा है, पसीना सूखने से ठंडक लगती है। हाँ, साथ ही पंखा हमारे शरीर के आसपास की गर्म हवा को हटाता है और शायद कमरे की दूसरी जगह से थोड़ी कम गर्म हवा लाता है, पर टेम्परेचर कम नहीं करता। समझ गया। तो ये ठंडक का एहसास है, हाँ। सदा ठंडक नहीं। लेकिन इन स्रोतों में एक चेतावनी जैसी बात भी थी शायद, कि बहुत ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी में पंखा उतना असरदार नहीं होता। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। अगर हवा बहुत ज्यादा गर्म है और रुकी हुई है, मतलब वेंटिलेशन ठीक नहीं है, तो पंखा बस उसी गर्म हवा को घुमाता रहेगा। ओ, तब तो शायद और गर्मी लगे। हाँ, उससे शरीर को डिहाइड्रेशन का या हीट स्ट्रोक का खतरा भी हो सकता है बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में। इसलिए हवा का आना जाना, वेंटिलेशन जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी पॉइंट है। अच्छा, आखिर में एक सवाल और। हवाई जहाज, ये इतनी ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? मतलब करीब 30,000, 36,000 फीट पर। फ्यूल बचाना। सेफ्टी कैसे? देखिए, 30-36 हजार फीट की ऊंचाई का मतलब है कि विमान निचले स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ रहा होता है।
ये आमतौर पर बादलों के ऊपर होता है। अच्छा, बादलों के ऊपर। हाँ, तो जो खराब मौसम होता है जैसे तूफान, बारिश, टर्ब्यूलेंस, वो ज्यादातर नीचे ट्रोपोस्फियर में होता है। ऊपर उड़ने से उड़ान ज्यादा स्मूथ और सेफ रहती है। ओके, ये तो समझ आया। और एफिशिएंसी वाली बात, वो कैसे? उस ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है, थिन एयर। हाँ। हवा पतली होने का मतलब है कि विमान को आगे बढ़ने के लिए हवा का प्रतिरोध, जिसे एयर ड्रैग कहते हैं, वो बहुत कम मिलता है। अच्छा, कम रुकावट। बिल्कुल, कम रुकावट का मतलब है कि इंजन को कम जोर लगाना पड़ता है प्लेन को उड़ाए रखने के लिए। Right. और इससे फ्यूल की बचत होती है काफी ज्यादा। ओ, तो लंबी दूरी की फ्लाइट्स इसीलिए इतनी ऊपर उड़ती हैं ताकि फ्यूल बचे। हाँ बिल्कुल, कम एयर ड्रैग, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी। तो आज हमने देखा कि कैसे ये रोजमर्रा की चीजें जो बड़ी साधारण सी लगती हैं, हाथ हिलाना हो, पेट की चर्बी हो, पंखे की हवा हो या हवाई जहाज की ऊंचाई, इनके पीछे भी कितना कुछ चल रहा होता है। जटिल प्रक्रियाएं हैं। सही बात है। इन स्रोतों से यही पता चलता है कि हमारा शरीर और हमारे आसपास की दुनिया कितने कमाल के तरीकों से काम करती है। हम शायद रोज इन पर ध्यान भी नहीं देते, पर यह सब कितनी कुशलता से डिजाइन किया गया है। हाँ बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, हमारे कितने शारीरिक काम और दुनिया के साथ हमारी कितनी बातचीत ऐसी है जो पूरी तरह ऑटोमेटिक है, मतलब जिन पर हमारा सचेत दिमाग, हमारा कॉन्शियस माइंड शायद ही कोई कंट्रोल रखता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। कितना कुछ अपने आप चलता रहता है। बिल्कुल, इस बार सोचिएगा जरूर।